नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज TM24 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। खैर मकदम पेश है देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। खास तबसरे इस तरह से हैं कि देश में नफरती बयान को लेकर के, नफरत फैलाने वाले भाषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और जिला इंतजामिया से कहा है कि वो हेट स्पीच के मामलों में बिना किसी शिकायत के स्वयं संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करे। इसमें बिना किसी भेदभाव के वो कार्रवाई करे। इसमें ये न देखे कि कौन है क्या है। अगर कोई भी करता है इस तरीके की नफरत फैलाने वाली बात तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। देश में इस तरह के पिछले दिनों तमाम मामले आए हैं जिसमें एक फिरके के खिलाफ, एक धर्म के, एक संप्रदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली तमाम स्पीच दी गई है, जिससे लोगों में खौफ और भय का माहौल पैदा हुआ है और उन्हें आतंकित किए जाने की कोशिशें भी इसमें साफ नजर आई। तो इस सिलसिले में शाहीन अब्दुल्ला की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए इस पर काफ़ी सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि हेट स्पीच को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि पुलिस और इंतजामिया बिना किसी इंतज़ार के कि इसमें कि कोई शिकायत करेगा, कोई FIR कराएगा तब हम कार्रवाई करेंगे, बगैर इसका इंतज़ार किए हुए वो अपनी कार्रवाई शुरू करें। बता दें कि शाहीन अब्दुल्ला की तरफ से दायर इस याचिका में इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुसलमानों को आतंकित करने के लिए उनके खिलाफ तमाम हेट स्पीच दी जा रही है, जिस पर कोर्ट की तरफ से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। कोर्ट ने ऐसे मामलों को सुनवाई के लिए सुनवाई के दौरान तमाम जिम्मेदार अफसरों को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि लोकतंत्र बचाने और देश की माहौल को बिगड़ने देने से बचाने के लिए इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये ज़रूरी है कि अब इसमें जो है सीधे कार्रवाई की जाए और बगैर किसी की एप्लीकेशन आए हुए ही इसको मान के कि हेट स्पीच मानते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली के ऐसे कई मामलों को याचिका में कोट किया गया था, जिसमें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखने के लिए एक बड़ा खतरा है। हेट स्पीच से लोगों में खौफ और भय पैदा होगा, तो इससे इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए इस तरह की कार्रवाई किया जाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसी सभाओं में दिए गए नफरती भाषण चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों को ये मैसेज दे दिया है कि अगर वो हेट स्पीच देंगे तो उनके खिलाफ अब शिकायत हो या ना हो, सीधे कार्रवाई होगी। और कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस और इंतजामिया इसकी अनदेखी करेगी तो वो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे, यानी कोर्ट की अवमानना मानेगी। तो बहरहाल अब इस पर सख्ती से अमल होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और उधर महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत में एक बार फिर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे नेता राज ठाकरे सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। अभी हाल ही में उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बाई इलेक्शन में, अंधेरी विधानसभा के इलेक्शन में वापस लिए जाने के लिए भाजपा को पत्र लिखना और अब दिवाली उत्सव मनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ एक मंच पर दिखाई देने के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और सियासी हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि ये अब एक और गठबंधन की तरफ बात बढ़ रही है। इससे पहले भी जब सरकार बन रही थी महाराष्ट्र में भाजपा की मदद से एकनाथ शिंदे की, तो भी समझा जा रहा था कि मनसे अपने इसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन तब तो ये बात सामने नहीं आई थी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि महानवनिर्माण सेना अब भाजपा और एकनाथ शिंदे के साथ शरीक हो सकती है। और उधर मुंबई में
महानगर पालिका के इलेक्शन होने हैं, एन इलेक्शन के वक्त इस तरीके की कोशिशें इस तरह से एक मंच पर दिखाई देने को लेकर के सियासी हलकों में ये अब यकीन किया जाने लगा है कि राज ठाकरे अपना पूरा सहयोग, पूरा समर्थन जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार को देने में लगे हैं। तो बहरहाल अब आने वाले चुनाव में, महानगर पालिका के चुनाव में भी इसका क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल इससे उद्धव ठाकरे के गुट को, जो एक शिवसेना का गुट है, उसको ज़रूर नुकसान पहुंचेगा। और उधर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के अब जेल से छूटने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। उन्हें 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के आरोप में मुकदमे में जेल में रखा गया है। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जो खारिज हो गई है। तो इससे लगता है कि उन्हें अब जेल में ही अपनी दिवाली भी मनाना पड़ेगी, जबकि वो समझ रहे थे कि उनकी जमानत हो जाएगी तो परिवार वालों के साथ दिवाली मनाएंगे। बहरहाल अब उनके जेल में रहने ही की संभावनाएं ज़्यादा हैं। उधर इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और उसमें उनके खिलाफ तमाम तरीके की इल्ज़ामात को पाए जाने पर ही कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें कि राष्ट्रवादी पार्टी के नेता अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे की कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन वाली सरकार में गृह मंत्री थे। उस वक्त उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए जबरन वसूली का मामला सामने आया था और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी पहले से चल रहा था। तो इस तरीके से वो जेल में बंद है। और मुंबई से जारी एक और खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार के दौर में लिए गए एक अहम फैसले को पलट दिया है। इस फैसले के तहत अब सीबीआई मुंबई में, महाराष्ट्र में किसी भी तरह के मामलों की आज़ाद तरीके से जांच कर सकेगी, जबकि इससे पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कानून लाया गया था कि बगैर सूबे की हुकूमत की इजाज़त लिए बगैर सीबीआई यहाँ जांच नहीं कर सकती। तो अब एकनाथ शिंदे की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सीबीआई को ये आज़ादी दे दी है। तो इस तरह से सीबीआई अब किसी भी मामले में, महाराष्ट्र के अंदर किसी भी मामले की जांच कर सकेगी। एकनाथ शिंदे के इस फैसले से उद्धव ठाकरे के गुट में इसकी काफ़ी निंदा की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये महज उद्धव ठाकरे की सरकार की मुखालफत जताने के लिए ये कदम उठाया गया है। बहरहाल हकीकत जो भी हो, लेकिन अब सीबीआई महाराष्ट्र में सभी मामलों की आज़ादाना तौर पर जांच कर सकेगी। उसे अब राज्य सरकार की इजाज़त की ज़रूरत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और उधर तेलंगाना में उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को इसके नेता दासुजा श्रवण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन हो गई है, उसमें रह करके अब जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया जा सकता। इसमें तंग आकर के उनको पार्टी छोड़ने में मजबूर होना पड़ रहा। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है और समझा जा रहा है कि उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले दासुजा कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। अब कहा जा रहा है कि वो यहाँ की तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति जो टीआरएस है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। तो बहरहाल अब उनके इस कदम से ये कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी पार्टी बदलने से वो अपने सियासी लाभ को देख रहे हैं और जनता से उनका कोई बहुत जुड़ाव नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो एक ही पार्टी में रह के काम करते हैं। अब वो इस पार्टी में कितने दिन रहेंगे, ये भी पार्टी छोड़ देंगे, तेलंगाना को भी। लेकिन अभी तेलंगाना उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनके तेलंगाना में शामिल होने की पूरी चर्चा है। और उधर पंजाब सरकार ने अपने चुनावी वादे के तहत राज्य में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के वादे को पूरा कर दिया है। इसके तहत पुरानी पेंशन बहाल हो गई। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि पुरानी पेंशन को मंजूरी दे दी जाए। इस पर सबने सहमति व्यक्त की और इसे मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने इस बात पर कहा है कि इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि अब कर्मचारी चाहें तो पुरानी पेंशन रखें और चाहे तो नई पेंशन, उनको इस पर अधिकार होगा कि वो जिसे भी चुनेंगे
वो पेंशन उनके लिए जारी कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आप पार्टी की सरकार ने अपने वादे को पूरा किया है और लोगों में बहरहाल इसको लेकर के चर्चाएं की जा रही हैं कि आगे भी उनकी जो वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाएगा। और उधर नई दिल्ली से एजेंसी की खबर के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 लोगों के पार्थिव शरीर को बरामद कर लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी है। वाक़े के बाद, हादसे के बाद जांच टीम को मौके पर लगा दिया गया है और वो पूरी सक्रियता से लगी हुई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से मलबे की और उससे छानबीन से 5वें शव को बरामद नहीं किया जा सका है। और हेलीकॉप्टर पर 5 ही लोग सवार थे। दुर्घटना जब हुई तो उस वक्त सुबह के 11:15 बज रहे थे और प्रदेश का यानी अरुणाचल प्रदेश का ये बहुत ही दुर्गम स्थान कहलाता है जहाँ ये वाक़या पेश आया। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़े पर वहाँ की सरकार ने काफ़ी दुख जताया। और उधर ह्यूस्टन से एक एजेंसी की खबर के अनुसार बगैर सहमति के, रजामंदी के बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने के मामले में टेक्सास के अटॉर्नी जनरल ने गूगल पर मुकदमा कायम कर दिया है। उन्होंने कहा है अपनी शिकायत में कि गूगल ने बगैर टेक्सास की मर्जी के लोगों के निजी डाटे को इकट्ठा कर लिया है, जो कि सिर्फ अपने कारोबारी लाभ के लिए किया गया है ऐसा, जबकि ये कानून के खिलाफ है और तमाम नियमों के खिलाफ वर्जी करता है। मगर गूगल ने अपने बारे में इस तरह की शिकायत, इस तरह के आरोप को गलत ठहराते हुए कहा है कि ये पूरी तरीके से गलत बयानी की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। बहरहाल हकीकत जो भी हो। और उधर ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद अब यहाँ पर ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री की तलाश शुरू हो गई है। इसको लेके जो सियासी कवायद चल रही है उसमें काफ़ी हलचल है और एक बार फिर से बोरिस जॉनसन का नाम फिर से तेज़ी से चल रहा है। बोरिस जॉनसन को लेकर के कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी ने जिस तरीके से दावेदारी पेश की है उससे लगता है कि जॉनसन को ही उम्मीदवार बनाएगी और वो फिर से प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं। बहरहाल संजीदा हलकों में तो फिलहाल जॉनसन की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।